आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और नेक इरादों से गवर्नमेंट सेक्टर में एक अलग पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमती सोनल गोयल जी का। आपका यूपीएससी का सफर कैसा रहा? मुझे तो एक्चुअली स्कूल तक तो इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये देना चाहिए कि ये मुझे समाज के साथ जुड़ के एक उनके लिए काम करने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई कि क्यों करना है। और फिर वो जो एक कहते हैं कि एक पेट्रियार्की जो है माइंडसेट की एक मानसिकता कि लड़कियों को ठीक है कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, वो उनकी एजुकेशन बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनको मैरिड लाइफ में सेटल करना है। तो वही मानसिकता थी, तो उस मानसिकता को धीरे धीरे बातचीत करके कम किया। फिर मेरे फादर ने बोला ठीक है अगर आपको करना है तो आप करिए। मैंने 2006 में पहला अपना अटेम्प्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। डेफिनेटली एक ऐसे लगा फीलिंग ऑफ फेलियर कि अब क्या करेंगे और इतना रिस्क लेके, क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी सेक्रीफाइस करती है, प्लस समाज का भी प्रेशर कि लड़की घर में बैठी है। सेकंड अटेम्प्ट फिर मैंने दिया और फिर मेरा इस साल में सिलेक्शन हुआ। मेरा जो रैंक आई अपने बैच में, ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी। समाज वालों की सोच कैसे बदली? तो वो ये ताने मिलते थे कि क्यों बिठा रखा है, अब शादी कर दो। तो जो भी ये थे क्रिटिसिजम्स थे वो सारे फिर एकदम से ख़त्म हो गए। और ये भी सुनने को मिला कि भाई हमें तो पता था कि ये इंटेलिजेंट है, होनहार है और इसका तो होना ही था सिलेक्शन। तो वो है कि समाज भी क्या है कि बदल जाता है थोड़ा। तो सिचुएशन के हिसाब से त्रिपुरा में हमारी सारी जो देवी शक्ति हैं उनकी पूजा होती है। और गोमती डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही माँ त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि हिंदुओं की 51 शक्तिपीठ में उनका स्थान है। तो मैंने कैंपेन एक यही स्टार्ट किया लोगों के साथ मिलके कि जब हम सब जगह माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सबकी पूजा कर रहे हैं, हम अपने घर में बेटियां क्यों नहीं चाह रहे। बिल्कुल। इस कैंपेन को फिर हमने जो उनके फेस्टिवल्स हैं उसके साथ जोड़ा। कि झज्जर में जब पोस्टिंग हुई मेरी, तो शुरुआत में तो क्योंकि काफी सालों तक उन्होंने कोई लेडी डिप्टी कमिश्नर देखी ही नहीं थी, तो ये भी एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। वहाँ के लोगों वहाँ के जो लोग थे झज्जर जिले में, जब मैं टूरिंग पे जाने स्टार्ट किया मैंने, तो शुरू में उनको ये ऐसा नहीं लगा कि मैं ही डिप्टी कमिश्नर हूँ। एंड ओवरऑल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे देश के लिए एक वरदान के रूप में आया है और एक ऐसा अभियान है जिसने हमारे समाज के बिहेवियर और साइकोलॉजी पे काम करने का प्रयास किया है। तो जो शिकार हो रही हैं महिलाएं साइबर क्राइम की, तो वो किस तरीके से बच सकती हैं? हम शायद अननोइंगली अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी तो क्या है कि आपकी जहाँ पे भी प्रेजेंस है, जो ये ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, उसको थोड़ा सा आप उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पे ज़रूर ध्यान दें। अननोन नंबर्स हैं उनको मत उठाइए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या आप कुछ खास टिप देना चाहेंगे? पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और नेक इरादों से गवर्नमेंट सेक्टर में एक अलग पहचान बनाई है। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी और वर्तमान में त्रिपुरा सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनकी यात्रा और इनके अनुभव हमें काफी कुछ सिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमती सोनल गोयल जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप?
बहुत अच्छी हूँ अंशु जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ मैम। थैंक यू, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ कि मैं आज शीरोज टीवी के इतने एक अलग तरीके के पॉडकास्ट में आई हूँ और आपको भी मैं बधाई देती हूँ कि आपने ये प्रयास शुरू किया, आपकी टीम ने शुरू किया और लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आपने अंशु जी और आपके साथ जो टीम में और भी जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम्स हैं, उन्होंने फेस किया होगा। लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंस्पायरिंग बात है कि उन सब कठिनाइयों को आपने जीवन को ख़त्म करने नहीं दिया और आपने ये सोचा कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और छाँव फाउंडेशन जो कि एक ऐसी संस्था है जो कुछ सालों से एसिड अटैक सर्वाइवर्स की रिहैबिलिटेशन, उनका इलाज और उनके उत्थान के लिए जो काम कर रही है, उनको भी मेरा ग्रैटिट्यूड है एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आज यहाँ आके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि जी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को अप्रिशिएट करते हैं। और नहीं, ये तहे बहुत ही दिल से इम्पोर्टेंट है धन्यवाद है मैम आपका। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, सबसे मिलके। जी। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि आपका होम टाउन कहाँ से है और आपके होम टाउन की कौन सी ऐसी याद है जो आपके दिल में आज भी बसी है? देखिए, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, अशोक विहार में मेरा जन्म हुआ। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट उसको उसके अंदर आता है और नेटिव प्लेस हमारा है पानीपत हरियाणा, जहाँ से मेरे फादर साहब बिलोंग करते हैं। तो बचपन तो मोर और लेस दिल्ली और हरियाणा में ही मेरा बीता है और अगर मैं यादों की बात करूँ तो यादें तो बहुत सारी हैं और एक लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मेरी एक्चुअली फैमिली और मेरे पेरेंट्स और मेरे जो ब्रदर सिस्टर हैं, हम सबका आपस में सपोर्ट एक दूसरे को हमेशा से रहा है। तो ये हमेशा से मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का जो हमारा एक बॉन्डिंग है वो है। इवन दो लगभग 2 साल पहले हमने अपने फादर को खो दिया, मेरे पापा चले गए, ही लॉस्ट टू कैंसर। तो लेकिन फिर भी आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ उसमें मेरी माता पिता का, स्पेशली मेरे फादर का, मेरे परिवार का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनका तो मतलब हम लोग कर्ज उतार ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल। हर जगह एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में पेरेंट्स का ही हाथ होता है। अगर जी। पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो जी। शायद कभी हम जिंदगी जीने की भी उम्मीद नहीं जी। रखते हैं। जी। तो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है कि आपकी जर्नी के बारे में जानने का। मैम, आपका यूपीएससी का सफर कैसा रहा? क्या बचपन से ही आपने मतलब सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया था या समय के साथ आपका ये सपना बना? मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो यूपीएससी के जो बच्चे एग्जाम लिखते हैं सिविल सर्विसेज का, मेजॉरिटी में उनके तो ऐसा, क्योंकि मैं भी अभी काफ़ी इंटरेक्ट करती हूँ एस्पिरेंट्स के साथ में, तो या तो उनका स्कूल नहीं तो एटलीस्ट कॉलेज या फैमिली में कोई बातचीत होती है कि उनको सिविल्स का एग्ज़ाम देना है। लेकिन मेरी केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो एक्चुअली स्कूल तक तो इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं था और कॉलेज में भी बिल्कुल, जब कहते हैं कि जब अंतिम पड़ाव था मेरे ग्रेजुएशन का, 3rd ईयर, उस समय में मैंने मैगज़ीन में इसके बारे में पढ़ा एक कॉलेज में। तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरी ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं उस टाइम सीएस भी कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर जॉइन करूँगी और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही मेरा नौकरी करने का उस समय मन था। लेकिन जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये देना चाहिए कि ये मुझे समाज के साथ जुड़ के एक उनके लिए काम करने का एक अवसर प्रदान करेगा। और ये बात ज़रूर थी कि एग्ज़ाम बहुत टफ है और सिलेक्शन की परसेंटेज बहुत ही कम है।
तो जब मैंने ये बात घर में डिस्कस की तो सबसे पहले तो कोई माना नहीं, क्योंकि ये जैसा कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स का फॉर्म आज के जो पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो फॉर्म फिल करते हैं और जो सिलेक्शन की जो सूची जो लिस्ट आती है, जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है वो है लगभग 900 से 1000, सो 1000 भी अगर हम मान लें तो वो परसेंटेज 1% भी नहीं होता है, वो पॉइंट में जाएगा। तो वो इतना रिस्क लेने की बात है। दूसरा, हम जिस जगह से आते हैं पानीपत हरियाणा, तो लड़कियों को लेके उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ 2003-4 की। सो 2003 की ये बात है एग्जैक्टली, जब मेरा 3rd ईयर था कॉलेज में। तो ऐसा हुआ कि हमने अपने घर में ये ही देखा कि जैसे मेरी और जो कज़न्स हैं कि उनकी जैसे ग्रेजुएशन तक उनकी एजुकेशन हो रही है और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है कि वो अब सेटल हो जाए फैमिली लाइफ में। तो इतना लड़कियों का पढ़ना और विशेष रूप से सिविल सर्विसेज में जाना, मेरे परिवार में कभी भी इस बारे में डिस्कशन भी नहीं हुआ, कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहा कभी भी। तो ये बात किसी को समझ नहीं आई कि क्यों करना है। और फिर वो जो एक कहते हैं कि एक पेट्रियार्की जो है माइंडसेट की एक मानसिकता कि लड़कियों को ठीक है कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, वो उनकी एजुकेशन बेसिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको मैरिड लाइफ में सेटल करना है। तो वही मानसिकता थी, तो उस मानसिकता को धीरे धीरे बातचीत करके कम किया। फिर मेरे फादर ने बोला ठीक है अगर आपको करना है तो आप करिए, लेकिन आपको ज़िंदगी में, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है कि क्लियर होगा या नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं है, तो यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। तो पापा ने फिर सजेस्ट किया, तो मैंने फिर पूरे अपने जितनी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने तैयारी शुरू करी। अगले साल मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर 2004 में मैंने सीएस की पढ़ाई मेरी, क्योंकि लास्ट स्टेज बचा था, वो एग्ज़ाम मैंने कंप्लीट किया। उसी साल मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एनरोलमेंट कराया ताकि मैं एलएलबी कर पाऊँ, और जिसकी रेगुलर क्लासेस फैकल्टी ऑफ लॉ में होती थी। वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया, मेरी सीएस कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी की जॉब भी स्टार्ट करी पार्ट टाइम बेसिस पे कि मैं थोड़ा-सा अपना जो आर्थिक खर्चा है पढ़ाई का, वो मैं कुछ निकाल पाऊँ और कुछ मुझे एक्सपीरियंस भी मिले। और साथ ही साथ मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। तो ये बेसिकली मेरी जो तैयारी का जो लगभग मुझे जो भी टाइम मेरे को लगा उसके अंतर्गत मेरी जॉब भी मेरे साथ-साथ की पार्ट टाइम बेसिस पे, और मेरी एलएलबी की भी तैयारी एलएलबी भी मैंने कंप्लीट की। मैंने 2006 में पहला अपना अटेम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आने की वजह से डेफ़िनेटली एक ऐसे लगा फीलिंग ऑफ फेलियर कि अब क्या करेंगे, और इतना रिस्क लेके, क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिर्फ आप ही नहीं आपकी फैमिली भी सैक्रिफाइस करती है और उनकी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके लिए मैनेज कर रहे हैं, प्लस समाज का भी प्रेशर कि लड़की घर में बैठी है, ये जॉब फुल फ्लेज जॉब भी नहीं कर रही है या इसकी मैरिज नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने अपने आप को एक ये हौसला दिया कि अब मेरा जो अटेम्प्ट होगा उसको मैं अच्छे से दूँगी, एंड सेकंड अटेम्प्ट फिर मैंने दिया। उसमें मैंने प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, और मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया, मैंने इंटरव्यू भी दिया। और जो मेरा जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम थे मैंने उस पे ध्यान दिया। जनरल स्टडीज़ में मेरे मार्क्स कम थे और उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, और फिर मेरा इस साल में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो 2008 में हमारा रिज़ल्ट आया। 2008 में मेरे जो रैंक आई अपने बैच में, ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी। और साथ ही साथ फिर जब रिज़ल्ट आया उसके बाद में फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कुछ महीने बाद में। 1 सितंबर 2008 में हमने लवासना में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और फिर ट्रेनिंग के कुछ महीनों बाद में कार्डर अलॉट होते हैं। कार्डर अलॉटमेंट जब हुई तो उस टाइम रोस्टर सिस्टम था, तो मुझे मणिपुर त्रिपुरा कार्डर मिला, और फिर मेरी त्रिपुरा स्टेट मेरे को अलॉट हुई।
और फिर मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया जून 2009 में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और तब से लेके अब तक मतलब काफ़ी जगह मैंने अलग अलग जगह में काम किया है। त्रिपुरा में इनिशियल 8 साल रही, उसके बाद हरियाणा आई, मैं इंटर काडर डेप्यूटेशन पे काम किया, फिर त्रिपुरा दोबारा ज्वाइन किया, उसके बाद फिर त्रिपुरा गवर्नमेंट की ही दिल्ली में पोस्टिंग होती है रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा हाउस, उस पे काम किया। अब फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ। तो ये रहा कि 2003 से बेसिकली एक रुझान मेरा सिविल सर्विसेज में आया। फिर मैंने 2004 से मैंने पढ़ाई शुरू की, 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद फिर लगभग 16 साल हो गए हैं यूपीएससी के सिलेक्शन के बाद कि सिविल सर्विसेज में एक्सपीरियंस मुझे मिला अलग अलग जगह। जी। ये कह सकते हैं मैम कि एक आईएएस बनने के लिए भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए, बहुत सारी चीज़ों को झेला, चाहे वो घर की ही पैट्रियार्की हो, चाहे वो समाज के ही ताने क्यों ना हो। तो जब आपने सेकंड में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका मतलब नहीं हुआ। नहीं हुआ था, तो सेकंड जब अटेम्प्ट आपका और आपने तीनों चरण क्लियर कर लिए, तो उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था और समाज वालों की सोच कैसे बदली? हाँ, सो घर जब रिजल्ट आया तो डेफिनेटली उस टाइम में एक्चुअली सोशल मीडिया तो नहीं होता था, जो आजकल जो सोशल मीडिया पे इतना एकदम से न्यूज़ स्प्रेड करती है लाइक अ फायर। बिल्कुल। सोशल मीडिया तो नहीं था, बट ये है कि हाँ, फैमिली को पता लगा और फिर हमारे रिलेटिव्स को पता लगा, मेरे फ्रेंड्स को कॉलोनी में, तो सब बहुत ही खुश हुए। और वो मोमेंट जिस दिन रिजल्ट आया था वो मेरे लिए भी बड़ा और मेरी मदर, मेरे फादर और फैमिली के लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, मुझे आज भी याद है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस उसकी खुद की अकेले की नहीं होती। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं उनकी लाइफ में जो कि बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोग उन्होंने दिए और मेरे जर्नी में उन्होंने सपोर्ट किया। वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली नाउ माय हस्बैंड। उन्होंने तब बहुत सपोर्ट किया, तब वो मेरे फ्रेंड थे, मतलब सीएस में कलीग थे और तैयारी में भी उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट की। फिर सिलेक्शन इनफैक्ट जब हुआ तो रिज़ल्ट भी उन्होंने ही मुझे बताया था, क्योंकि यूपीएससी बिल्डिंग एक्चुअली हमारा घर उस टाइम में हम रह रहे थे पीतमपुरा में पुष्पांजलि एन्क्लेव। तो क्या है कि घर में इंटरनेट तो था, बट वो लिमिटेड आवर्स वाला इंटरनेट और मोबाइल वगैरह तो उतना यूज़ करते ही नहीं थे। तो वो ये था कि यूपीएससी में या तो फ़ोन पे कॉल कीजिए कि रिज़ल्ट आ गया, तो वो 1-2 दिन से तो वो बना ही होता है हाइप कि आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है। तो फिर लेकिन जब आया तो वो आदित्य हैं उनका नाम, तो वो वहाँ पे गए जाके यूपीएससी बिल्डिंग जो शाहजहाँ रोड में ऑफिस है, और वहाँ जाके उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कॉल किया कि सिलेक्शन हुआ है एंड रैंक 13th आई है। और फिर मैंने घर में अपने बताया, उस वक्त मेरी मम्मी साथ में थी, तो शी गॉट वेरी इमोशनल एंड ऑल्सो आई। और फिर फादर भी, पापा गए हुए थे, फिर पापा आए ऑफिस से, जल्दी आ गए। तो वही है कि ये मोमेंट मतलब क्या है। और फिर क्या है कि एक बात और है कि जो जैसे कहते हैं ना, जो इनडायरेक्टली टॉन्ट करते थे कि बेटी है, क्यों इतना बिठा रखा है घर में अभी, तो ये सुना हमने काफ़ी, मेरे पेरेंट्स को सुनने को मिलता था कि भाई अब तो शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सीएस मेरी हो चुकी थी और मैं शुरू से मतलब 7th 8th से थोड़ा सा अकेडमिकली ब्राइट ही रही थी, मतलब मैं पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान था और मैं जो करती थी अपने कमिटमेंट के साथ करती थी। एक तो ये हमेशा मैंने कोशिश की है कि जो मैं काम शुरू करती हूँ उसमें अपना 100% देने का मेरा हमेशा से इंटेंशन रहती है। तो वो ये ताने मिलते थे कि क्यों बिठा रखा है, अब शादी कर दो। तो जो भी ये थे क्रिटिसिज्म्स थे वो सारे फिर एकदम से ख़त्म हो गए
और ये भी सुनने को मिला कि भाई हमें तो पता था कि ये इंटेलिजेंट है, होनहार है और इसका तो होना ही था सिलेक्शन। तो वो है कि समाज भी क्या है कि बदल जाता है सिचुएशन के हिसाब से। थोड़ा तो बदल जाता है। और फिर वो सबका वही है कि क्योंकि फैमिली में पहला कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बना तो वो फैमिली के लिए प्राइड की भी बात थी। उसके बाद भी और 2-3 बच्चों ने पहले सोचा कि करेंगे, फिर वो किसी कारणवश किसी ने नहीं किया या नहीं हुआ, उस टाइप से रहा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी शादी हुई और मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया। मेरे हस्बैंड उस टाइम प्राइवेट सेक्टर में थे। वो प्राइवेट सेक्टर का उन्होंने अपना जॉब किया, काफ़ी साल जॉब किया। फिर उनका रुझान बना सिविल सर्विसेज में आने का और उन्होंने हमारी मैरिज के बाद एग्ज़ाम लिखा। फिर उनका 2014 में सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज में एंड ही बिकेम आईआरएस ऑफिसर कस्टम्स एक्साइज। तो अभी ये है कि हमारी फैमिली में हम 2 ही फिलहाल हैं सिविल सर्विसेज में, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। बट फैमिली को भी प्राउड फीलिंग तो है ही डेफिनेटली। बट एक बात ये है कि सेक्रीफाइसेस भी हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सर्विसेज में भी आप, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, देयर आर मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो पब्लिक को नहीं दिखती हैं, वो हमें ही पता है। बिल्कुल मैम। और मतलब उस दिन की चमक आपके लफ्जों में, आपकी आंखों में मैं साफ देख पा रही हूँ। मतलब आपकी जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही कि उस वो दिन आपके लिए कैसा रहा होगा। और आपकी मुस्कुराहट देख के तो मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ रही है। और ये सही बात आपने की कि जब मतलब हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो शख्सियत की सक्सेसफुलनेस उसको दिखती है, लेकिन क्या सेक्रीफाइस करके वो आगे बढ़ा है वो नहीं, इन लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे मैम आपने बताया कि आप त्रिपुरा में भी मतलब कार्यरत रही हैं और काफी साल आपने वहां पे काम किया, उसके बाद आप हरियाणा में गई। तो दोनों जगह पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या सेम ही एक्सपीरियंस था या दोनों जगह का, क्योंकि त्रिपुरा अलग ही मतलब सेक्टर है और हरियाणा एक अलग ही है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? एक्सपीरियंस, हाँ जी, त्रिपुरा में हरियाणा में दोनों जगह अलग रहा और दोनों जगह रह के ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और जब मैंने ज्वाइन किया था 2009 में तो तब डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी फ़्लाइट की, मतलब फ़्लाइट जो दिल्ली से जाती थी वो कनेक्टिंग होती थी वाया कोलकाता या गुवाहाटी। और अब तो डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू अगरतला। तो मैंने वहाँ जाके सबसे पहले तो ये है कि आप नई जगह जाते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति जिसने कभी मैंने अपनी पढ़ाई भी घर में रह के ही की, तो मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही थी, तो वो एक्सपोजर नहीं था मुझे। और जब मेरी ट्रेनिंग का टाइम आया था तो लबासना जो मसूरी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, वो फर्स्ट मेरे लिए हॉस्टल था। और उसके बाद में सिलेक्शन के बाद फिर थोड़ा सा दूर लगता है त्रिपुरा क्योंकि रिमोटनेस जोग्राफिकली तो दूर है। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और मैंने वहाँ जाके बंगाली लैंग्वेज सीखी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो मेजॉरिटी इज़ बंगाली पॉपुलेशन और बंगाली के साथ साथ ट्राइबल पॉपुलेशन भी है वहाँ। तो मैंने बंगाली लैंग्वेज सीखी। वहाँ के खाना हमारे यहाँ से थोड़ा डिफरेंट होता है और मैं वेजिटेरियन हूँ। वहाँ पे लोग मछली बहुत खाते हैं, माछ, तो बेसिकली दाल भात माछ उनका एक स्टेपल फूड है, हर घर में बनता है। तो वहाँ पे फिर जाके मैंने वहाँ जो मेरे कुक थे उनको रोटी बनाना सिखाया क्योंकि हम वीट ज़्यादा अपने गेहूँ ज़्यादा खाते हैं अनाज में। तो वो सब है कि काफ़ी कुछ नया देखा सीखा। और त्रिपुरा के लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ही आपको रिस्पेक्ट देते हैं और पब्लिक में एक ऑफिसर्स के लिए बहुत एक अफेक्शन है। और अगर वो देखते हैं कि ऑफिसर उनकी
वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो पूरा सहयोग देते हैं वो। और सेम बात मैंने हरियाणा में भी देखी कि अगर लोगों को ये लगता है कि ये ऑफिसर की इंटेंशन क्लियर है और ये हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या है कि शायद पॉलिटिकली आपको सपोर्ट नहीं मिलता या इंटरफेरेंसेस होती हैं, तो वो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। और त्रिपुरा में जैसे जब स्टार्टिंग में मेरी जहाँ पे पोस्टिंग रही, तो अम्बासा सब डिवीज़न धलाई डिस्ट्रिक्ट एक ट्राइबल मेजर डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट रहा। तो वहाँ पे जब मैंने टूरिंग स्टार्ट की तो मैंने कुछ देखा कि मेरे सब डिवीज़न में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो 2010 की बात है, 15 साल लगभग पहले की बात है कि आपको पैदल जाना पड़ेगा 8 से 10 किलोमीटर, और उसमें भी आपको जो हैं छोटे-छोटे छरा बोलते हैं रिवुलेट्स को, जो छोटी नदियाँ होती हैं, फॉरेस्ट में जो छोटी-छोटी नदियाँ बहती हैं, उनको क्रॉस करके जाना है। तो वो मैंने कभी ये सब नहीं किया था, तो लेकिन वो भी एक अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस था। हम गए और वहाँ पे देखा कि एक प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या वहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर है या जो वहाँ पे स्कूल है, वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ पोस्टेड था, सरकारी स्टाफ जो पोस्टेड था, नर्स हैं या डॉक्टर हैं या टीचर हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रोज-रोज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि वो रोज इतना पैदल चल के जाएं, और वो रास्ता भी जंगल वाला रास्ता। तो फिर हमने वहाँ पे जो बीएसएफ, क्योंकि त्रिपुरा का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारी कंट्री में त्रिपुरा राज्य का बांग्लादेश के साथ में, तो वहाँ पे जो बीएसएफ की जो बटालियन पोस्टेड थी, उनके कमांडेंट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि हम क्या अपने जो ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ हैं इन विभागों के, उनको आप रहने की जगह अगर दे दें, तो जब तक रोड बनेगी एटलीस्ट तब तक, तो ये रह लेंगे और इससे क्या है, ये फैसिलिटीज़ चालू हो जाएंगी। तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने अपने बैरक्स में जगह दी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल में जो स्टाफ था वो लोग जाने लगे और मंडे टू फ्राइडे वो वहाँ पे रहते थे और फिर वीकेंड पे वो घर जाते थे और फिर सोमवार को आ जाते थे। तो ये एक बहुत छोटा प्रयास हमने किया। मालदापारा एक विलेज हैबिटेशन थी, वहाँ पे किया, विलेज कमिटी बोलते हैं, जो कि एडीसी एरिया होते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत ये इलाके आते थे और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे ही कुछ और जगहों पे ये हमने किया। तो ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और त्रिपुरा में जो मेरा लगभग 8 साल का जो इनिशियल टाइम पीरियड था, वहाँ पे मैं एसडीएम भी रही, बीडीओ भी रही, फिर मैं कॉरपोरेशन में भी रही, अगरतला कॉरपोरेशन जो कि कैपिटल है स्टेट का, अर्बन मैनेजमेंट में काम किया और गोमती डिस्ट्रिक्ट में काम किया, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा जो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके ऊपर काम किया। और जितनी भी ये फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, हमने कोशिश की कि उसका बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुँचे। और त्रिपुरा के अंतर्गत गोमती ज़िले को उस टाइम में भी बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले। हमें मनरेगा में अवार्ड मिला, नेशनल मनरेगा अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में काम त्रिपुरा गोमती डिस्ट्रिक्ट का बहुत उसको नेशनल लेवल पे फेलिसिटेशन मिला। और हाल ही में इस बार जो पीएम अवार्ड मिले हैं उसमें भी गोमती डिस्ट्रिक्ट का नाम इंक्लूडेड है। और 2017 में भी जब पीएम अवार्ड मिला, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो त्रिपुरा को गोमती डिस्ट्रिक्ट को फेलिसिटेशन किया गया। और तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ नया सीखा मैंने, लोगों से बातचीत करी, नई लैंग्वेज सीखी, नई फूड हैबिट्स भी डेवलप की और बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मेरा हरियाणा में जब मैं इंटर कार एडेप्टेशन में आई, तो यहाँ फरीदाबाद, झज्जर और गुरुग्राम में पोस्टिंग रही।
यहाँ भी चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन के वही हैं कि जो पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स हैं उसका बेनिफिट लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हालांकि हरियाणा में वो जोग्राफिकल डिसएडवांटेज नहीं है और यहाँ पे लोग थोड़े से आर्थिक रूप से भी ज़्यादा सक्षम हैं और गांव जो हैं वो बड़े बड़े गांव हैं, समृद्ध हैं लोग, तो उनको क्या है कि सरकार से उनका जो इंटरेक्शन है वो स्कीम्स में उनको अवेयरनेस ज़्यादा है और अवेयरनेस होने के साथ साथ फिर वो सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। और यहाँ झज्जर में भी जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, इन सब कैंपेन्स में काम किया, तो बहुत मुझे सपोर्ट मिला यहाँ पे। मैम, जैसे आपने अभी जिक्र किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत मिशन का, तो इसमें हमने देखा कि आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो जब ये अभियान आप कर रहे थे, तो इसमें किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? क्या-क्या चैलेंजेस आए? देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो जैसा इसका टाइटल है सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावर हर थ्रू एजुकेशन, तो एक तो इसमें हिस्सा ये है कि जो फीमेल फीटिसाइड हो रहा है कि जन्म के समय भ्रूण हत्या हो रही है, एक तो उस इशू को यहाँ पे एड्रेस करने का प्रयास इस कैंपेन के अंदर है, इस पॉलिसी के अंदर है, और साथ ही साथ में एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू हर एजुकेशन, ये कंपोनेंट है। तो जब बेटी बचाने की बात करते हैं, तो जब गोमती डिस्ट्रिक्ट में मैं थी, सो वर्ष 2015 में पानीपत जिले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुआ था, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो ये लॉन्च पर जब शुरुआती अगर हम इसका फिगर देखें तो ये 100 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ और 100 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में ये त्रिपुरा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आया, गोमती और साउथ त्रिपुरा। तो गोमती और साउथ त्रिपुरा में क्यों आया, ये एक थोड़ी सी वरी की बात थी, क्योंकि इन जिलों का जो एवरेज है वो स्टेट एवरेज से कम था, जो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो एट बर्थ कि जो लड़कियों का जन्म हो रहा है लड़कों के मुकाबले कम हो रहा है। तो वो 900 समथिंग का कुछ फिगर था। तो ये स्टेट एवरेज जो त्रिपुरा की थी उससे कम था, इसलिए इस जिले का चयन हुआ। तो मेरे लिए एज अ कलेक्टर, वहाँ डीएम एंड कलेक्टर बोलते हैं, तो मेरे लिए एज अ कलेक्टर ये चैलेंज था कि कैसे मैं इसके जो फिगर है इसको इम्प्रूव करवाएं। और एक बात अंशु जी मैं ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगी कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ एक पार्ट है। मेन इशू क्या है कि लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता क्या है, कि क्या समाज आज भी बेटियां नहीं चाह रहा, कि हमारी जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है जो कि 1994 में इनैक्ट हुई, उसके अंतर्गत जो सिलेक्टिव सेक्स बेस्ड अबॉर्शन है कि वो जो डॉक्टर हैं उसमें जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो अगर रिवील कर रहे हैं लिंग परीक्षण हाँ जी, अगर वो लिंग परीक्षण वो करके अगर वो बता रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो ये कर नहीं सकते हैं। और अगर बताने के साथ साथ वो बाद में अगर वो सिलेक्टिव अबॉर्शन भी हो रहा है, तो ये दोनों ही अपराध कानून में पनिशेबल ऑफेंस हैं, दोनों पे, प्रैक्टिशनर पे भी और मेडिकल प्रैक्टिशनर पे भी और पेरेंट्स पे भी, मतलब जो कपल है उनके ऊपर भी या फैमिली के और भी जो लोग इन्वॉल्व हों। तो सबसे बड़ी तो एक बात ये थी कि इसमें एक हमें एनफोर्समेंट का पार्ट था कि हमारे एरिया में, हमारे ज़िले में जितने क्लिनिक्स थे जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है, क्या वहाँ पे ऐसी कुछ हो रही हैं, इशू हो रहे हैं, तो वो एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को हमने जो है वो स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। साथ ही साथ में एक एडवोकेसी कैंपेन
कि लोगों को ये बताना कि बेटियां भी उतनी ही सक्षम हैं जितने कि बेटे हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको शादी में दहेज देना है या शादी करने में ये जो समाज में कुप्रथा है, ये भी कुप्रथा है, डाउरी। बिल्कुल। इवन दो हमारे पास में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट काफी सालों पहले आ चुका है, लेकिन उस एक्ट में कंप्लेंट्स अब आनी शुरू हुई हैं, पहले नहीं आती थी। तो एक एडवोकेसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहा। तो हमने गोमती में ऐसा किया, गोमती जिले में, कि हमने जितने वहाँ पे, आप देखिए कॉन्ट्रास्ट एक क्या है कि त्रिपुरा में हमारी सारी जो देवी शक्ति हैं उनकी पूजा होती है, और गोमती डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही माँ त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि हिंदुओं की 51 शक्तिपीठ में उनका स्थान है। और वहाँ काली पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा बनाते हैं। तो मैंने कैंपेन एक यही स्टार्ट किया लोगों के साथ मिलके कि जब हम सब जगह माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सबकी पूजा कर रहे हैं, हम अपने घर में बेटियां क्यों नहीं चाह रहे। बिल्कुल। तो इस कैंपेन को फिर हमने जो उनके फेस्टिवल्स हैं उसके साथ जोड़ा। हमने ये छोटे छोटे प्रयास किए, हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए, एडवोकेसी कैंपेन्स किए, हमने लड़कियों को स्पोर्ट्स में जो बच्चे अच्छे कर रहे थे उनको प्रोत्साहन दिया, उनको मेरिट अवार्ड्स दिए, जो अकेडमिकली जो बच्चे अच्छा कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको फेलिसिटेट किया। साथ ही साथ हमने एक पार्क एक एरिया में हमने आइडेंटिफाई किया, उदयपुर में, उदयपुर वहाँ का शहर है लोकल, गोमती का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वहाँ पे एक पार्क जो कि अबेंडेंट पार्क था, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको साफ सफाई करके वहाँ पे हमने जो घर में पिछले कुछ महीनों में बेटियों का जन्म हुआ उनके नाम से हमने पौधारोपण करवाया और वहाँ पे नेम प्लेट भी लगवाई। और फिर हमने परिवार को ही जिम्मेवारी दी कि आप ही इसकी देखरेख करोगे। तो उससे क्या हुआ कि उनको एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट एक होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे बदलाव आया। और सिमिलरली अगर मैं इस कैंपेन की बात करूं हरियाणा में, तो फ्रैंकली हरियाणा में समस्या और ज़्यादा जटिल थी, क्योंकि पेट्रियार्की डीप रूटेड है और हरियाणा के समाज में उसको करना इजी नहीं था। और विशेष रूप से मैं एज अ लेडी ऑफिसर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि झज्जर में जब पोस्टिंग हुई मेरी, तो शुरुआत में तो क्योंकि काफ़ी सालों तक उन्होंने कोई लेडी डिप्टी कमिश्नर देखी ही नहीं थी, तो ये भी एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो लोग थे झज्जर ज़िले में, जब मैं टूरिंग पे जाने स्टार्ट किया मैंने, तो शुरू में उनको ये ऐसा नहीं लगा कि मैं ही डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो वो कुछ इस टाइप से नहीं, कमेंट तो नहीं करेंगे क्योंकि वो पता है कि अथॉरिटी है, आपका एक पूरा एक स्टेचर है। लेकिन फिर वो क्या है कि जब आप धीरे धीरे आप टूरिंग करते हो, आप लोगों से मिलते हो, देन दे काइंड ऑफ एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट विद यू। एंड वहाँ पे फिर हमने क्या किया कि जैसे कुआं पूजन बेटों के लिए मनाया जाता है हरियाणा में, हमने ऐसा एडवोकेसी करी कि भाई हम लड़कियों के जन्म में भी कुआं पूजन करें घर में। मेरी जब बेटी का जन्म हुआ 2013 में, इवन दो उस टाइम में हरियाणा में नहीं थी, मेरा त्रिपुरा पोस्टिंग थी, मैंने उसके जन्म में भी कुआं पूजन किया था। हमारी फैमिली में भी फ्रैंकली कुआं पूजन बेटों के टाइम में ही हुआ करता था। लेकिन मैंने बोला कि अगर मेरी, मान लीजिए मैं दूसरा बच्चा भी करती हूँ और वो बेटी ही होगी, तो फिर क्या मेरे को कुआं पूजन करने का अधिकार नहीं है एज अ पेरेंट? तो फिर हमने किया, और वो वहाँ पे हरियाणा में, ये जब मेरी पोस्टिंग हुई तो 2017-18 में झज्जर में मैं रही, तो ये किया कुआं पूजन। और फिर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें महिलाओं को हमने आगे लाने का प्रयास किया। और रात्रि प्रवास जैसे करना होता है DCSP को, तो हम रात्रि प्रवास करते थे गांव में जाके। सुबह उठ के मेरी कोशिश ये रहती थी कि गांव की निरीक्षण और इंस्पेक्शन के अलावा हम कुछ अर्ली मॉर्निंग के गेम्स ऑर्गेनाइज हमने कराने शुरू किए, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, महिलाएं जो कि अपने दिनचर्या में ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में भूल चुकी हैं, जो वो बचपन में खेलती रही होंगी, ऐसे गेम्स।
वो गेम्स हमने उनको खिलाना शुरू किया, तो बहुत उनको अच्छा एक्चुअली एक एक्सपीरियंस लगा। और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, WCD डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग, सब ने एक मिले जुले तरीके से प्रयास किया। और झज्जर का जो कैंपेन था उसका नाम हमने दिया था माहरी लाडो। उस कैंपेन का प्रशंसा मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने भी की, और उसके अंतर्गत मुझे फिर माननीय राष्ट्रपति जी के सामने भी मुझे मार्च 2018 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस कैंपेन के बारे में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेके माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद सर के पास भी हम मतलब मेरा डेलीगेशन गया, और बहुत ही एक पॉजिटिव पूरा एनवायरनमेंट रहा। तो ये है कि शुरुआती तौर पे दिक्कत आती है, लेकिन वही है कि आपके एफर्ट्स अगर कंटिन्यूअसली रहेंगे तो अल्टीमेटली समाज में बदलाव आप ज़रूर ला सकते हैं। और ये एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ये सिर्फ आप एज ऑफिसर नहीं कर सकते हो, आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना है कि उनकी साइकोलॉजी के साथ हम कैसे कनेक्ट करें। जमीनी स्तर से जुड़ना होगा। हाँ जी, तो ज़मीनी स्तर से जुड़ना है और उनकी सोच में कैसे बदलाव लाएं। तो मैंने कैंपेन जो हम अवेयरनेस कैंपेन्स जो करते थे उसका नाम हमने दिया था सोच पे दस्तक। तो सोच पे दस्तक, नॉक एट द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। तो काफी पॉजिटिव चेंजेस रहे उसके अंदर भी। मैम, ये आपका अभी भी अभियान चल रहा है या अभी बंद हो गया? हमारी तो क्या है कि हमारी एक सर्विस का एक पार्ट ये भी है कि हम जहाँ रहते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो वो हमारी जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो हम उस जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं, और हमारे जो सक्सेसर ऑफिसर हैं फिर वो आते हैं। तो झज्जर में अभी भी काम पॉजिटिव बहुत जारी है। और अब तो जो बीच में, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स वगैरह कुछ पढ़ती हूँ, आर्टिकल्स भी पढ़े, तो अभी जो ओवरऑल हरियाणा में काफ़ी सुधार आया है। जो हमारे आंकड़े हैं सेक्स रेशो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशो, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। त्रिपुरा में भी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड ओवरऑल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे देश के लिए एक वरदान के रूप में आया है, और एक ऐसा अभियान है जिसने हमारे समाज के बिहेवियर और साइकोलॉजी पे काम करने का प्रयास किया है। इससे पहले कोई इतनी बात भी नहीं करता था, अब एटलीस्ट बात होती है। और हम फीमेल चैंपियंस की बात करते हैं, आप जैसे लोग हैं, आप सबकी बात होती है। तो यही अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रेंड है। बिल्कुल मैम, जी, बहुत अच्छा काम किया। और नहीं, मतलब शुरुआत करने की देर होती है, बाकी सपोर्ट तो आप मतलब खुद ही मिल जाता है। जी। तो मैम, जैसे आपने 2 स्टेट में, 2 राज्यों में काम किया, त्रिपुरा में और हरियाणा में। तो हरियाणा में खासकर सबसे ज्यादा देखा गया कि महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है, और आपने महिलाओं को लेके ही ज्यादा काम किया है। तो मतलब आपने महिलाओं की जिनके ऊपर हिंसा हुई है तो किस तरीके से हेल्प किया, और क्या मतलब कोई ऐसा केस है, स्पेशल केस, कि आपने हेल्प करते वक्त आपको कुछ समस्या हुई हो? देखिए, महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो डेफिनेटली है ही समाज में। कम ज़रूर हुई है। अगर हम बात करें कि जिस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी उस टाइम से लेके अब पिछले 20 साल से भी 25 साल मान लीजिए, तो 25 सालों में बदलाव तो काफ़ी आया है, लेकिन फिर भी समाज अभी इक्वल नहीं है। अभी पैरिटी, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो वो नहीं है। और जैसा कि आपने विशेष रूप से हरियाणा का पूछा, तो हरियाणा में डेफिनेटली विमेन को एक ऐसी साइकोलॉजी का एक मिरर उनको देखना पड़ा कि भाई पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान समाज है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे जब मैं गांव में जब जाती थी, तो जैसे वहाँ पे अगर महिला सरपंच भी हैं तो उनके जो हस्बैंड्स हैं वो मीटिंग्स में आ रहे हैं, या जो लेडी हैं वो भी हैं, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। या फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में अगर कोई पंचायत मिलने आई है और वहाँ पे लेडी सरपंच है, लेकिन वो लेडी सरपंच नहीं आ रही है, वो
उनके मेल मेंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने एक ये इंस्ट्रक्शन रिटर्न में भी ऑर्डर किया था कि इशू किया था कि जहाँ पे भी फीमेल इलेक्टेड सरपंच हैं या पंचायत मेंबर्स हैं वार्ड्स में, तो एटलीस्ट वो तो आने ही चाहिए। अगर मेरे से मिलना है या जब मैं फील्ड में जा रही हूँ तो वो तो मिले ही, क्योंकि जब तक हम उन्हें एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक वो सशक्त कैसे होंगी। क्योंकि ये हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने 1/3 ऑफ द स्टेट इन द अर्बन लोकल बॉडी एंड द रूरल लोकल बॉडीज, मतलब कि पंचायतों में और हमारी जो कॉरपोरेशंस हैं और म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, उसमें 1/3 हिस्सा सीट्स का पॉलिटिकली महिलाओं के लिए आरक्षित किया। लेकिन वो आरक्षण कितने मायने में सक्सेसफुल रही, उसका तो हम तभी जज कर सकते हैं ना कि जब वो महिलाएं आगे आ रही हों और वो महिलाएं अपने अधिकार और अपनी जिम्मेवारियां वो उसका अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही हूँ। तो यहाँ कमी थी, तो वो धीरे धीरे करके उनकी वर्कशॉप भी कराई फिर हमने कि जो विमेन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो सरपंचेस हैं, तो उनको एटलीस्ट पंचायत एक्ट और जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती थी कि जब मैं गांव में जा रही हूँ तो उनको आगे रखें, उनको बुलाएं, उनसे बातचीत करें, ताकि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आए। और अगर हम बात करते हैं हिंसा की, अगर हम वायलेंस की बात करते हैं तो वो अलग अलग तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आई 2001 में, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पहले केसेस बिल्कुल नहीं आते थे। और अंशु जी, एक आंकड़ा जब कोविड-19 पेंडेमिक जब अपने देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर आया, तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो है, उन्होंने एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया। उसमें ये लिखा कि जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो केसेस आए, उसमें इंक्रीज हुआ नंबर कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर। तो जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ये जो घरेलू हिंसा है, इसके केसेस बढ़ गए। इसके केसेस क्यों बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मेल काउंटर पार्ट है वो अपना एक डेली लाइफस्टाइल नहीं कर पा रहा था, वो ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, वो अपना कलीग से शायद नहीं मिल पा रहे होंगे, या उनको लग रहा था कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने अपनी वाइफ या घर में महिलाएं हैं उन पे वो गुस्सा उतारना उचित समझा। और वो क्यों उतारा? क्योंकि विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं या एक अनइक्वल पार्टनर देखा जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। अवेयरनेस वर्कशॉप्स करनी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को उनके अधिकार ही नहीं पता है। तो मैंने एज अ डिप्टी कमिश्नर, मैंने जब फील्ड में मैं रही हूँ तो मैंने कोशिश की है कि अवेयरनेस काउंसलिंग ये हो। कोई केसेस आए हैं तो फॉर एग्जांपल पॉस्को एक्ट है, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता है, एडोलेसेंट टीनेजर्स को नहीं पता है, उसकी अवेयरनेस करना। प्लस हमारे हर ज़िले में चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल होता है। चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के साथ में ऑफिसर भी होते हैं, प्लस साइकोलॉजिस्ट भी अब अटैच होने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों की ना अवेयरनेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे आपने पूछा कि कोई ऐसा कोई विशेष इंसिडेंट, ऐसा कोई विशेष इंसिडेंट तो मैं नहीं यहाँ बोलना चाहूँगी, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरा प्रयास यही था कि महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में पता हो। हमने पुलिस विभाग के साथ में कोलैबोरेशन किया, हमने WCD विभाग के साथ कोलैबोरेशन किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स करें। साथ ही साथ जहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट अगर हो रहे हैं तो उसमें एनफोर्समेंट इमीडिएट हो, और जो हमारा जो जस्टिस वो डिज़र्व करते हैं, विक्टिम जो डिज़र्व करते हैं, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा थोड़ा ज़रूर कोशिश किया है, लेकिन एक बात है कि अभी भी समाज में काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे वहाँ से क्वेश्चन तुरंत याद आया। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इंसान वो जवाब देने के लिए कोई हो नहीं सकता कि
आजकल जो महिलाएं हैं वो साइबर क्राइम का बहुत शिकार हो रही हैं, और आप लगातार जो आज के युवाएं हैं उनसे संवाद करती हैं, लगातार उनसे बातचीत में रहती हैं। हम्म। तो जो शिकार हो रही हैं महिलाएं साइबर क्राइम की, तो वो किस तरीके से बच सकती हैं? क्या कोई ऐसी टिप्स है आपके पास? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि एक तो हम अपने अकाउंट्स जहाँ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आजकल डेटा फ्री है, इवन अप टू 5G नेटवर्क हमारे पास में है और उसका कुछ कोई खर्चा ही नहीं है, और इतनी स्कीम्स अवेलेबल हैं फॉर द मोबाइल डेटा कि एक काइंड ऑफ सोशल मीडिया का ना एक ये नेगेटिव भी मैं मानती हूँ, एक ये फॉल आउट आ रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि एक एडिक्शन सा बनता जा रहा है, विशेष रूप से यंगर जनरेशन के बीच में ना। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अ, हम शायद अननोइंगली अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हो रहा है, कई कई बार अननोइंगली भी हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी तो क्या है कि आपकी जहाँ पे भी प्रेजेंस है, जो ये ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, उसको थोड़ा-सा आप उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पे ज़रूर ध्यान दें। आपके अकाउंट क्या पब्लिक है, क्या प्राइवेट है? अगर प्राइवेट है तो सिर्फ आपको वो लिमिटेड लोग ही देख सकते हैं, या लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं आपके अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन है। और अगर पब्लिक है, तो अगर आपने जानबूझ के पब्लिक रखा है, तो उसमें भी क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, और हर प्लेटफॉर्म के सेटिंग्स में जाके कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स रहते हैं, तो एक तो उनके बारे में जानना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसे इंसिडेंट्स कोई आपके साथ हुए हैं, जैसे साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के भी आजकल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, है ना, कि आपका सपोज बिजली का बिल ड्यू है, आप पे कर दीजिए नहीं तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। तो तुरंत उन पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। अननोन नंबर्स हैं, उनको मत उठाइए। कोई सस्पिशियस नंबर्स हैं, उनको मत उठाइए। आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना के अगर कोई ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आया, तो वी हैव टू रिपोर्ट इट इमीडिएटली। और एक और बात है कि साइबर पुलिस आजकल हर स्टेट में है, और चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे त्रिपुरा हो, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तुरंत वहाँ रिपोर्ट कीजिए। और जहाँ तक बात है कि और डिफरेंट तरीकों के महिलाओं के साथ भी ऑनलाइन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑनलाइन अब्यूज के, है ना, कि आपकी पिक्चर को कहीं यूज किया जा रहा है, उसको मॉर्फ कर लिया, ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। तो इसको भी आपको घबरा के या ऐसा ना लगे कि लोगों को पता लग जाएगा तो क्या होगा, आप इसको रिपोर्ट जरूर कीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस एक्ट में जो आईटी एक्ट है और जो साइबर लॉज हैं उसमें प्रावधान क्या है, उसकी अवेयरनेस हो। हमारे अकाउंट जहाँ पे हैं हम उसको भी थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस लेके आए। ये नहीं कि सब बना रहे तो हमने बना लिया, ठीक है बनाइए, आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाइए, ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, बट प्राइवेसी सेटिंग्स पे हमें ध्यान रखना है। पासवर्ड्स को रूटीन में आप रिपीटेडली रेगुलरली चेंज करते रहिए। और कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको लग रही है, तुरंत उसको रिपोर्ट करें, या फैमिली में एटलीस्ट या फ्रेंड सर्कल में उसको बात करके उसका रेजोल्यूशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अक्सर मैंने सुना है आपके मुंह से कि आप किसी एनजीओ में सामाजिक रूप से हेल्प करती हैं, तो कुछ शेयर करेंगे उस एनजीओ के बारे में हम लोगों से? देखिए, मेरा एक्चुअली जब मैं सिविल सर्विसेज में नहीं भी आई थी तब भी मेरा मन था कि अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाती तो कोई एक एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करके लोगों के लिए काम करने का एक मेरे हमेशा मन में रहा। तो अभी फ़िलहाल कुछ समय से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे उनके प्रोग्राम्स वगैरह में वो बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ। जैसे छाँव फाउंडेशन ने मुझे आज यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, शीरोज़ टीवी, उसमें मैं आई, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। एक एनजीओ है जिसको मैं विशेष रूप से मेंटर कर रही हूँ, सर्वहितम मानव सेवा संस्थान के नाम से। वो सर्वहितम मानव सेवा संस्थान अभी उसका एक्टिविटीज़ दिल्ली एनसीआर में ही बेस्ड है।
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का एक उनका मेन प्रोजेक्ट है, जो कि दिल्ली पुलिस के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ, और अलग अलग कॉलेज में, आईटीआईज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में, और स्कूल में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको जाके वो ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बेटियों को वो कॉन्फिडेंस होना, अवेयरनेस होना, जागरूकता होना कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको कैसे अपने आप को बचा सकते हो, और कैसे उस घटना को अपने आप से होने से रोक सकते हो। तो वो एक बड़ा अच्छा प्रयास उनका है, और दिल्ली पुलिस, उनके ट्रेनर्स उनके उपलब्ध होते हैं। निडर बेटियां उस प्रोजेक्ट का नाम है। और साथ ही साथ उन्होंने एक दिल्ली के दिलेर कैंपेन भी लॉन्च किया, विच इज़ मोर ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट। जैसा कि हम देखते हैं कि क्राइम हो रहा है बच्चे के साथ में, लेकिन कोई लोग जो हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना, हमें हमें एक्शन लेना है। तो वो एक जागरूकता अभियान है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ को लेके वो काम कर रहे हैं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट पंख उनका एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली WCD डिपार्टमेंट, उसके साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें वो अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स और SSK सेंटर्स में जाके ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो महिलाओं से संबंधित हैं उस पर काम कर रहे हैं। एंड बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो काफ़ी उनका अभी एक्टिविटी स्टार्ट किया, नया है ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्रयास से ही धीरे धीरे बदलाव आएगा। बिल्कुल। और पिछले साल मैंने एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पे निर्भया हम सबको पता है कौन थी। तो उनकी मदर आशा देवी, वो आशा देवी जी आई हुई थी उन प्रोग्राम में, और उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली। वो विमेंस डे का प्रोग्राम था कि हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम विमेन अचीवर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में देनी है कि आज भी कहीं ना कहीं इस समय, जिस समय ये प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे समाज में बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो रहा है। और वो जो दुष्कर्म हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? हम में से ही लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये बदलाव तभी आएगा समाज में जब हम मानसिकता पे वार करें। हम लड़कों को भी ये सिखाएं कि वो जब बाहर जा रहे हैं तो उनको लड़कियों को एज अ टारगेट नहीं देखना है। लड़कियां एक इक्वल काउंटर पार्ट है, लड़कियों का भी इक्वल ही अस्तित्व है, समान रूप से हर अधिकार को वो रखती हैं। तो वो एक अवेयरनेस करने का भी इस NGO के माध्यम से उनका जो वर्कशॉप्स होता है उसमें वो करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि चाहे छोटा ही सही बट बदलाव लाने में ज़रूर हेल्प कर रहा है। मैम, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और एक IAS होने के नाते मतलब आप इतने बिजी रहते होंगे, और उसके बावजूद भी आप अलग से इतना कुछ कर रहे हैं, अलग से आप टाइम निकाल रहे हैं वो तो सब समाज के ईश्वर लिए। की इच्छा है, ईश्वर ही हमें शक्ति देता है। बिल्कुल। इच्छा शक्ति भी ईश्वर ही देता है, और उस इच्छा शक्ति को मैं कहती हूँ ना, उसको ट्रांसलेट इनटू एक्शन, बिल्कुल। उसको जो हमारी मंशा है, अच्छी मंशा है, उस पे रिजल्ट लाने की जो शक्ति है, जो एफर्ट्स हैं, वो भी ईश्वर की तरफ से ही दिए जाते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, जो है वो सब भगवान के ही द्वारा दी गई एक डायरेक्शन है। बट ये जरूर है कि हाँ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सबको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल मैम। जी। मैम, जैसे आज तो हम लोग सामने से बातचीत कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन मैंने देखा कि आपका भी पॉडकास्ट आप रन करती हैं, जिसका नाम है शिखर का सफर, टॉक शो विद सोनल गोयल, जिसमें आपने IAS ऑफिसर जो टॉपर रहे हैं या पैरा एथलीट, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी साझा की है। आपको ये पॉडकास्ट चलाने का मतलब कहाँ से विचार आया कि आपको एक पॉडकास्ट ओपन करना चाहिए, और मतलब इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने ये सोचा?
वो ऐसा रहा उसका कारण कि लगभग कोविड के टाइम से ही मान लीजिए कि 2020-21 में जब ये पूरा जो हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है सब डिजिटल में कन्वर्ट हो गए, तो मेरी काफ़ी सारी इंटरेक्शन हुई उस दौरान वेबिनार्स के माध्यम से, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ में, आरडब्ल्यूएस के साथ में, सोसाइटीज़ के साथ में, एनजीओज़ के साथ में भी, और सिविल सर्विसेज की भी एस्पिरेंट्स के साथ मैं जुड़ी रही हूँ। तो एक तो ये रीज़न रहा कि वो लगातार क्या है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो मेरी स्टोरी अब काफ़ी जगह जा चुकी है। मैं अपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर करती हूँ। तो मुझे एक ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करें कि जो यंग बच्चे क्वालिफ़ाई कर रहे हैं या कोई सीनियर ऑफ़िसर्स हैं या कोई भी पर्सनैलिटी कोई भी फ़ील्ड से हो जिन्होंने अपनी लाइफ़ में मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने डिफ़िकल्टी को पार किया और वो उस मकाम तक पहुँचे, तो उनका मैंने अभी इंटरव्यू, जैसे ये है वैसे ही एक बहुत ही छोटा-सा प्रयास है, शिखर का सफ़र उसका नाम रखा, और वो एक इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ में। वो यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं और वो रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं, आईपीएस, आईएफएस, और हमारे ओलंपियंस जो मेडल लेके आए, पैरालंपियंस जो देश के लिए इतना गौरव उन्होंने प्रदान किया देश के लिए, तो उनको बुलाया। और मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि पॉजिटिव स्टोरीज जो है बिना किसी स्वार्थ के हम उसको कैसे लोगों के सामने लाएं, क्योंकि सब उनसे बात करें ये शायद संभव नहीं है, लेकिन उनकी जर्नी 1 घंटे के एपिसोड में अगर हो सकता है कुछ एक लाइफ चेंजिंग आइडिया मिल जाए, तो इसी इंटेंशन से मैंने उसको स्टार्ट किया। और उसका नाम शिखर का सफ़र मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक जर्नी है वो एक जर्नी ऑनगोइंग है। हम एक शिखर प्राप्त करेंगे फिर हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। मैंने सिविल सर्विसेज के पहले मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में सोचा, मैंने सीएस एलएलबी मेरा शिखर एक प्राप्त किया, फिर मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, वो एक शिखर प्राप्त किया। अब उसके अलावा मेरे मन में बहुत कुछ और है करने के लिए, जिसकी मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक जर्नी है, जो ये जर्नी हमेशा ऑनगोइंग रहेगी। तो बस यही मेरा रीज़न रहा कि ऐसे इंस्पायरिंग लोगों की जर्नी लेके आऊँ सबके सामने। और रिस्पॉन्स अभी तक थैंकफुली अच्छा आया है, क्योंकि बिल्कुल रॉ कंटेंट में डालती हूँ, उसमें जैसे भी व्यूअर उनका जो गेस्ट हैं उनकी रियल स्टोरी है वही मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वही आप शेयर कीजिए। बिल्कुल मैम। मैम, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो हमारे युवा हैं, उनके लिए क्या आप कुछ खास टिप देना चाहेंगे जिनसे उनको हेल्पफुल हो जाए? युवा साथियों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो यही मेरा बोलना है कि कोई भी लक्ष्य आप अपने जीवन के लिए लेते हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में अगर आप सोचें या आपका कोई और करियर में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले तो लाइफ में लक्ष्य आपका क्या है वो क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ वो लक्ष्य क्लियर जब हो जाए तो उसके बाद में उसकी तरफ एक फोकस तरीके से काम करना, उसके अंदर एफर्ट्स देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 P's हैं मैं जो एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी। 4 P's ये मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तब भी मेरे इंटरव्यू जब मैगजीन में पब्लिश हुआ उसमें भी मैंने ये 2008 में बोले थे और मैं इन पे बिलीव करती हूँ। पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। तो पैशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए एक अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए। और पेशेंस इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है वो पहले प्रयास में आपको ना मिले। परसिवरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको उसमें अपनी मेहनत करते रहनी है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए। और पॉजिटिव आउटलुक आपकी जो सकारात्मक सोच है जिससे आप ऊर्जा डिराइव करते हैं, पॉजिटिविटी डिराइव करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 जो पीस हैं,
पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक, इसको आप अपने साथ लेके रखने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन वॉट एवर यू चूज फॉर योर लाइफ. बिल्कुल। मतलब इस कोट ने तो मेरी और मेरे जो साथी हैं उनकी लाइफ में भी डेफिनेटली चेंज लाना है, क्योंकि मैं अपना बताऊं, मुझे आज तक भी नहीं पता मुझे जीवन में क्या करना है. कोई अगर नहीं, मुझसे आप पूछ ले तो बहुत मैं कुछ नहीं कर बता रहे पाती हैं. हूँ. आप बहुत कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, और हैट्स ऑफ टू यू, टू गर्ल्स लाइक यू, जो कि आप देखिए यहाँ तक आना, यहाँ पे आके आप सब चीज़ों को जो आपकी लाइफ में रहा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं बिल्कुल. कि क्या क्या रहा होगा, क्या क्या आपने सफ़र किया होगा. और उसके बाद समाज का जो एक नज़रिया रहता है, वो भी अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, उनके प्रति सब जगह तो एक तरीके की सोच वाले लोग नहीं हैं. बिल्कुल. तो वो सब आपने देखा, झेला, और फिर भी आप अपने मुस्कान से यहाँ बैठे हो. आपकी टीम मेंबर से मैं मिली, आपके कलीग से मिली, तो वो मुझे लगता है अपने आप में ही आप सब लोग इंडिविजुअली एक इंस्पिरेशन है. बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम इतना जी, जी. सोचने के लिए हमारे नहीं, बारे में. नहीं, थैंक यू. और फिर इसी से रिलेटिव मैं आपसे एक क्वेश्चन कर ही लेती हूँ कि हुँ. एसिड अटैक को आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या क्या कितनी ज़रूरत है अभी भी एसिड अटैक को अवेयरनेस लाने के, एसिड अटैक के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए? बहुत ही एक शर्मनाक थप्पड़ है मेरे हिसाब से ये एसिड अटैक हमारी सोसाइटी के ऊपर, कि आप देखिए कि हमारी मानसिकता इतनी क्रूअल है कि हम इस टाइप का हीनस क्राइम कर रहे हैं. और बहुत ही सैड ये एक और चीज़ है कि मैक्सिमम जो भी ये केसेस होते हैं, ये नॉन लोग कर रहे हैं. तो इससे ज़्यादा दर्दनाक तो क्या होगा कि आपके नॉन लोग, चाहे आपके वो फैमिली मेंबर हों या आपके फ्रेंड्स हों या कलीग्स हों, ऑफिस में या घर पे, वो लोग कर रहे हैं. तो एक मतलब इसके बारे में मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता की बहुत कमी है अभी. और हम जिस तरीके से सिर्फ एक सर्वाइवल ही नहीं, हमें काम करने की आवश्यकता है रिहैबिलिटेशन के ऊपर, कि उनको एक तो क्या है कि ट्रीटमेंट लेना, मिल पाना इतना इजी नहीं है. दूसरा, ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है. और ये सवाल हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करें. और फिर वो जो विक्टिम है उसको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये उसकी मानसिकता किस तरीके से पूरी खत्म हो जाती होगी, एक जो जीने की इच्छा भी है, क्योंकि इतना चेंज आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है. तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी ऑल हैव टू कंडेम दिस, वी ऑल हैव टू स्टॉप दिस. और स्टॉप के दो ही पार्ट हैं, एक होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है जब ये हो जाए तो उसके बाद उसकी जो एनफोर्समेंट है, जो लॉज हैं, उसके अंतर्गत जस्टिस मिले. तो प्रिवेंशन में क्या है कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों को. मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये एसिड्स प्रोक्योर कहाँ से कर रहे हैं. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे आर गोइंग अप टू दिस एक्सटेंट कि वो खरीद के या कहीं से लेके आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें. एंड कोई ईश्वर से भी नहीं डरता है क्या? मुझे ये बात समझ नहीं, आज तक मुझे समझ नहीं आती कि जो इस तरीके के घिनौने अपराध लोग करने की हिम्मत रखते हैं, तो क्या उनको कोई ये डर नहीं है कि हम जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, वो कभी हमारे साथ अगर हो जाए तो हमारा क्या होगा?
सो मुझे ये लगता है कि ये कर्मा चक्र है कि व्हाट वी गिव टू अदर्स कम बैक टू अस। हम जैसा व्यवहार या जो भी हम दूसरों को देते हैं वो कहीं ना कहीं आएगा। तो यही है कि समाज में एसिड अटैक या जो भी वायलेंस है, स्पेशली वायलेंस अगेंस्ट फीमेल्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वी ऑल हैव टू टेक कलेक्टिव स्टेप्स कि उनको कैसे हम स्टॉप करें। और फिर जब अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं तो उनकी जस्टिस, उनका रिहैबिलिटेशन एंड हाउ डू वी नॉर्मलाइज देयर लाइव्स, ये एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा आज का मैम आपसे लास्ट सवाल, हर कोई पूछता है तो मैं भी, महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहते हो, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गांव से आती हैं और जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में? देखिए, महिलाओं के लिए तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सब चीज़ें करने की उनके अंदर काबिलियत है, सक्षम है। एक हिंदी में एक कविता है, उसकी 2 लाइनें मैं यहाँ सबके लिए बोलना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। तो अ वुमेन गिव्स लाइफ टू गिव्स बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो एक नई जिंदगी को भी वो इस पृथ्वी पे लाने का उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और आज हम अगर अपने देश की बात करें तो हर फील्ड में, चाहे स्पेस हो, स्पेस एंड साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सिविल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, जर्नलिज्म, हर जगह में महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो भी बच्चियां, जो लड़कियां, जो बहनें, जो भी महिलाएं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि अपने सपनों पे विश्वास रखना ज़रूरी है। अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है उसको थोड़ा क्लैरिटी से अपने सामने रखिए। और एक और बात हम ये मान के चलें कि हमारी जो जर्नी है, हमारी जो एक पूरी एक लाइफ का जो प्रोसेस है, उसके अंतर्गत हमारे चैलेंजेस आज भी मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा हैं, पुरुषों से अधिक हैं आज भी। इवन सिविल सर्विसेज में भी मैं ये रही हूँ, मैं ये बात बोल सकती हूँ कि महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन इन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन चैलेंजेस को एक किस तरीके से हम फेस करें और किस तरीके से हम उसमें कहते हैं कि अपने एक बोल्ड एक्शन से, हम अपने एफर्ट से कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ये एक करेज अपने अंदर लेके आनी है। और साथ ही साथ सोसाइटी का भी दायित्व है। सोसाइटी किसी भी रूप में, चाहे वो एक मदर इन लॉ हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, ब्रदर हो, या ऑफिस में कलीग हो या फ्रेंड हो, उनको भी ये सपोर्ट, अपने आसपास जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अपने सपने साकार करने के लिए वो हेल्प करनी है। और विशेष रूप से आर्थिक जो एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो उसका ज़रूर ध्यान रखें कि हाउ डू यू फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एम्पावर योर सेल्फ। बिल्कुल। That is very, very important. And if you keep doing your efforts, even sky is not the limit for we as the women. बिल्कुल We can achieve everything and anything. And I repeat that even sky is not the limit. जी. थैंक यू मैम। Thank you so much, and best wishes to you, Anshu ji, to the entire team of Shiro's TV podcast. Best wishes. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।